रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक ना थे। मैंने बड़ी मुश्किल किसी से 1,000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेंगी और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1,000 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और उनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1,000 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया, लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा, शायद ये भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूं। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह ही जाकर उसे बाकी पैसे दे दूंगी, और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूं। यकीनन वो मान जाएगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए था, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गईं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए, और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने ज्वारी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे दिए थे। कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वो घर आ जाता है और जो भी कीमती सामान नजर आता है उसे उठाकर बेच देता है। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो मेरे साथ मार पीट करने लगता है, और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों को भी मारने लगता है। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वह ये घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी ये काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पे छत तो है जो उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थीं वो भी मेरे ही जैसी थीं, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था, और यह चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे सैलरी मिल गई तो मैंने सोचा मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपट के मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही इसी सब्जी वाले के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपटकर वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफी सब्जी उसे बता दी और वो तोलने लगा। फिर सब्जियां तोलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका लगा कि उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपये मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दिया, लेकिन उसने 50 रुपये ही काटकर बाकी पैसे वापस दे दिए। और जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया।
मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर यह रोज का हो गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती, वह मुझसे केवल 50 रुपए ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 तक की भी होती थी, लेकिन वह मुझसे सिर्फ 50 रुपए से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक हट जाए या पहले वह मुझे सब्जी दे देता, ताकि किसी को मालूम ना हो कि इतनी सारी सब्जी वो मुझे 50 रुपए में दे रहा है। शुरू शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होनी शुरू हो गई, तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 माह हो चुके थे। मैं रोज़ाना सब्जी लेने जाऊं या हफ्ते में एक दफ़ा जाऊं, मैं जब भी जाती वह मुझसे 50 रुपए ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकल कर दे देता। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी यह सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार बार इसके पास ना जाऊं। लेकिन उसके सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरत पूरी करनी शुरू कर दी थी और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए भेज दिया था। इसलिए मुझे सब्जी लेने के लिए उसी के पास जाना पड़ता, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोचकर जाती कि उससे ज़रूर पूछूंगी कि 50 रुपए का क्या मामला है और वह मुझे यह सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन मैं जब भी जाती तो उसकी दुकान पर ग्राहक होते, कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते, तो कभी पहले से मौजूद होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं औरत थी, मुझे उसकी नीयत का अंदाज़ा हो जाता। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वह किसी औरत को नज़र भरकर भी नहीं देखता था, और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की ज़रूरत थी। लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता था? मेरी मदद क्यों करता है? यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ सब्जी वाले के पास ही था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहां पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि बाजार से सब्जी ले आऊं और लाल सिंह की मदद करो। मेरे कदम खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, तो कम से कम 2-3 हज़ार की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा? मैंने सारी सब्जी जब तुलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सब्जी तौलना शुरू कर दिया और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपए दे दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5,000 रुपए में से 50 रुपए काटकर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि मैं ये सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूं। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काटकर 2,000 रुपए मुझे वापस कर दिए, तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं आराम से सवाल ना कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपए में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सकी। कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था, वह खुद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपए में ही दे दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझसे 50 रुपए ही क्यों लिए, तो उस लड़के ने बताया कि ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि उसके दुकान के मालिक ने उसे यह बात क्यों कही थी कि आप जब भी यहाँ आओ, किसी भी समय कोई भी चीज़ ले तो 50 रुपए ही लेना। मैंने आज भी सब्जी ली जिसकी कीमत लगभग 300 रुपए है, लेकिन उसने मुझसे 50 रुपए ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी, क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था। सब्जी तो मुझे वैसे मिल ही रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे।
उन दिनों ये हुआ था कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू कर दिए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी। ये सब उस कम कीमत सब्जी की वजह से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आने शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी जिल्लत भरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, इसलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया। वो इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतनी पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। इस सब मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी। आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद था, वो दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैं जाने के साथ ही उससे सवाल कर लिया कि तुम ये सब्जी मुझे 50 रुपए में ही क्यों देते हो? इसकी वजह क्या है? तुम मेरी इस तरह से मदद क्यों करते हो? तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है? तो मैंने उसे बताया कि मैं अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें मैंने ले ली है जो पति की नज़र से बचा कर रखी है। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही था कि अगर वो मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आस-पास हम गरीब लोग ही रहते थे, वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वो मेरी ही मदद क्यों करता है? जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वो घबरा गया और रोकर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे कहा कि अगर वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा तो मैं उससे सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा उसी की दुकान से लूंगी। मैंने उससे वादा कर लिया तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर आ जाऊं। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया, लेकिन मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों के जवाब इधर ही दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय वो सब्जी उठाई और घर आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी। आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों है? और वो भी शाम के बाद अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब ना ले सकूंगी, और अगर चाली गई तो मेरे साथ वो ना जाने क्या कर दे। क्योंकि मर्द का क्या भरोसा, मेरी जिंदगी में आने वाले सारे मर्द तो ऐसे ही मिले थे। सिर्फ ये सब्जी वाला कुछ ठीक लगता था, लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर क्यों बुलाया? सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़कर उनको सख्ती से समझा दिया कि घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, एक ज़रूरी काम से जा रही हूं। मैंने अपने कुर्ती के अंदर एक छोटी सी चाकू छिपाई और घर की तरफ चल दी। वो चाकू मैंने इसलिए रखी कि मुसीबत में काम आ सके। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ रही थीं। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलने दूं। मुझे क्या ज़रूरत है सवाल करने की? मेरी तो ज़रूरतें पूरी हो रही है और मेरे बच्चों को खाना मिल रहा है और अच्छी पढ़ाई भी हो रही है। मेरे घर की ज़रूरत भी पूरी हो रही है। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर ये बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटकाने के बाद मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा। मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। इससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा।
अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद से मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में है। मैंने तो समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भूल कर भी उनके बारे में नहीं सोचा था। शादी के 3 वर्ष बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिता किसी जगह जुए में हार गए थे। उसके बाद उन सबको मरा हुआ मान के मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिता लेटे नजर आए और उसे देखकर और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी है सिर्फ उसी आदमी की वजह से है। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझे कहा कि आपने इनको पहचाना? मेरी तो जुबान बंद हो चुकी थी। मैं क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि ये आदमी आपके पिताजी है, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी है। मैं आपका भाई हूं। ये सुनकर तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहन थे। उसने मुझे बताया कि मेरे विवाह के 1 वर्ष बाद ही मेरी माँ को ये एक जुए में हार गए थे। लेकिन जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वो अपने घर में लेकर नहीं आए थे। उसे किसी दूसरे जगह रखा था। सब्जी वाला उसी औरत से मेरा भाई था। उसको जन्म देते हुए वो औरत मर गई। भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वो बहन थी उसी के हाथों मेरी माँ का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की है और अच्छे बुरे की समझ दी है।